नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा। मुंबई के भांडुप में बड़ा हादसा, बेस्ट बस ने लोगों को कुचला, 4 की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी की घने कोहरे की चेतावनी, गैर जरूरी यात्राओं से बचने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फ्लोरिडा में हुई मुलाकात। ट्रंप ने हमास से कहा कि हथियार डालें वरना भुगतने होंगे भयानक परिणाम। और महिला क्रिकेट टीम आज रच सकती है इतिहास। श्रीलंका को 5वें और अंतिम T20 में हराकर क्लीन स्वीप की तैयारी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में निधन हो गया। 82 वर्ष की थी। बीएनपी ने अपने वेरिफिकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि उनका निधन सुबह करीब 6 बजे हुआ है और फज्र की नमाज के ठीक बाद हुआ है। खालिदा जिया जो लंबे समय से बीमार चल रही थी, एवर केयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पे थी काफी लंबे वक्त से। और अब खबर आई है कि सुबह 6 बजे उनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया। काफी लंबा उनका सियासी सफर यहां पर रहा है खालिदा जिया का, और वो बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। लंबे समय से बीमार चल रही थी और हाल ही में हमने देखा कि उनके बेटे लंदन से वापस आए, तारिक रहमान, जो इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। बता दें आपको कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवल संग परमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवल, खालिदा जिया का निधन हो गया है, बांग्लादेश में किस तरह की प्रतिक्रिया आप इसको देखते हैं? जी, देखा जाए तो एक युग का अंत हुआ है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। खालिदा जिया जो बीएनपी की चेयरपर्सन थी और बांग्लादेश की वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग जो शेख हसीना लीड करती है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका चेयरपर्सन, और दो बार के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है, 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक। और उनका लंबा राजकीय सफर रहा है। वो बीएनपी की लंबे अरसे से पिछले 35 साल से बीएनपी की चेयरपर्सन थी और बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में उनके देहांत से एक युग का जो है एक चैप्टर जो है वो खत्म हुआ बांग्लादेश की हिस्ट्री में देखा जाए तो खालिदा जिया काफी लंबे समय से अपने हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी। पिछले 36 दिनों से वो एवर केयर हॉस्पिटल ढाका में जो है वहाँ पे एडमिट थी। उनको लंग और हार्ट रिलेटेड इश्यू के साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशन थे। उनकी एज भी अराउंड 80 साल थी
और पिछले कुछ दिनों पहले उनको लंदन हेल्थ ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लंदन शिफ्ट करने का प्लान था, लेकिन उनकी जो फ्रिजाइल हेल्थ कंडीशन थी तो उसको लेके उनको एयर ट्रैवल एडवाइस नहीं हुआ डॉक्टर की ओर से, तो इसीलिए वो ढाका में ही फर्दर ट्रीटमेंट उनकी चलती रही। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे जो तारिक रहमान एक्टिंग चेयरमैन है बीएनपी के, वो कुछ दिन पहले ही 17 साल के लंबे अरसे बाद ढाका लौटे हैं, बांग्लादेश लौटे हैं। वो सेल्फ एग्जाइल में लंदन थे और बांग्लादेश में आने वाले समय में देखा जाए तो 12 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसको देखते हुए ये जो डेवलपमेंट है वो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के लिए बड़ा एक डेवलपमेंट माना जाएगा। तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग जब कंटेस्ट नहीं कर रही है तो फेयर चांसेस है बीएनपी के इलेक्शन जीतने के, और चेयरपर्सन खालिदा जिया के लिए ये खुशी का मौका होता। लेकिन अभी ये जो हुआ तो उससे बीएनपी में एक शोक का जो है वेव स्प्रेड हुआ है। जी परमार, हम आपसे थोड़ा और इस पे बात में जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से उनका निधन हुआ है और बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और उनके बेटे इस वक्त वहां पर हैं जो प्रचार कर रहे हैं, 17 साल बाद वो लंदन से वापस आए हैं। ऐसे में बीएनपी पार्टी का जो नेतृत्व है, राजनीतिक समीकरण है और एकजुटता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब आगे की बीएनपी की क़यादत को संभालेंगे? जी देखा जाए तो ये खालिदा जिया बेगम खालिदा जिया जो है काफी लंबे अरसे से बीमार थी, और तारिक रहमान उनके बेटे जो है लंबे समय से एक्टिंग चेयरमैन है बीएनपी की, और जो प्रैक्टिकल डिसीजंस जो है ज्यादातर वो उनके बेटे ही ले रहे थे, और बीएनपी का जो धुरा है वो तारिक रहमान ही संभाले हुए थे। लंदन में थे, वहां से वो बांग्लादेश का जो बीएनपी का उनको संभाले हुए थे। तो और काफी दिनों से वो अपने कुछ मूवमेंट की स्थिति में नहीं थी और काफी एज भी थी। परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खालिदा जिया का सुबह 6 बजे निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह की इस यात्रा को अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है और इसमें अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह बुधवार को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे। वहीं मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास कल रात एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की एक बस ने रिवर्स करते समय कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है और हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को मिली और जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट के कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के वक्त बस में कई यात्री मौजूद थे। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव अब हिंसक विरोधक और प्रशासनिक गतिरोध में बदल गया है। तृणमूल विधायकों ने डायमंड हार्बर के मगराहाट में चुनाव पर्यवेक्षक सी मुरुगन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। चुनचुड़ा और घनेखाली में भी विधायकों ने जबरन अधिकारियों के कक्ष में घुसकर सुनवाई रुकवा दी और जिससे सामान्य मतदाता प्रक्रिया बाधित हुई। टीएमसी बीएलए की मांग को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए है और जिसे आयोग के नियमों के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आयोग को चेतावनी देकर मामले को और गर्म कर दिया है। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से आस्था बनाम अपीसमेंट की खुली लड़ाई सामने है और जिस दुर्गा आंगन के जरिए ममता बनर्जी हिंदुओं से दूरी मिटाने निकली थी, तो वही दुर्गा आंगन आज उनकी दोहरी राजनीति का पोस्टर बॉय बन चुका है। काम शुरू कराया, फोटो खिंचवाया और फिर यू टर्न मारकर सब रोक दिया गया। सवाल सीधा है कि क्या दुर्गा आंगन सिर्फ कैमरे के लिए था और क्या असली फैसला कहीं और से लिया गया?
21 जुलाई ममता बनर्जी मंच से ऐलान करती हैं, यहीं बनेगा दुर्गा आंगन। अगस्त में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। रामकृष्ण मिशन ऑफिस के पास जमीन पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक ब्रेक लग जाता है। जहां शिलान्यास होना था वहां मंच उखाड़ा जा रहा है। मशीनें हट चुकी हैं, मजदूर गायब हैं और सरकार मौन साधे बैठी है। यहाँ शिलान्यास होने वाला था जो नहीं हो रहा है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? नो आइडिया। सबसे बड़ा सवाल, फैसला बदला क्यों गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2000 में हिडको ने इस जमीन को अधिसूचित कर अधिग्रहित किया था, लेकिन उस वक्त इस जमीन के बड़े हिस्से पर बाबर अली और सोहर अली जैसे मुस्लिम परिवारों की मालिकाना हिस्सेदारी थी। स्थानीय निवासी सनत सरदार डीडी न्यूज को दिखाते हैं कौन सा हिस्सा पहले किसके कब्जे में था। সরকার যা করছে, কারণ সরকার তো আমাদের জমি সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। সরকার যেটা খুশি, আমরা তো সম্পত্তি নিয়েছে, 10 বিঘা সম্পত্তি আমার নিয়ে নিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত 10 বিঘা সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই ফার্স্ট রাউন্ডে বলছি যে ওই বিশ্ব বাংলার যে কম্পাস রুম জুনো হয়েছে, ওখানে আমার সম্পত্তি ছিল। अब विपक्ष ने सीधे आरोप ठोक दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस डर से सरकार ने लोकेशन बदल दी। उनका आरोप है कि ममता सरकार के लिए दुर्गा आस्था से ज्यादा अहम है अपीजमेंट। ওয়েস্টার্ন হোটেলের সামনে স্বাস্থ্য ভবনের জায়গায় করতে গেছিল, 4 কোটি টাকা খরচও করে ফেলেছে। ওখানে মুসলমানরা আপত্তি করেছে, যেটা আমাদের জায়গা দুর্গাঙ্গন করা যাবে না। এখন মুখ্যমন্ত্রী তো মুসলমানরা আপত্তি করলে তাকে পিছাতেই হবে। পিছিয়ে গেছেন, শিল্প করার জায়গায় গেছেন, নিউ টাউনে বাস স্ট্যান্ডে। তার কোনো টেন্ডার হয়নি, তার কোনো ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু নেই, কিন্তু কালকে তিনি পুরুলিয়া না বাঁকুড়া যাওয়ার সময় লাঠি ফাটিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আর কেউ তো ফাটাবেন না, ফাটাতে জানেন না, দীঘাতে ফাটাতে পারেননি, ওখানে যাও একটা কিছু করে যাবেন। आरोपों से घिरी ममता बनर्जी एक बार फिर वही पुराना बचाव करती हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन सवाल यह है अगर धर्म बराबर है तो फिर दुर्गा आंगन का काम रोका क्यों गया, लोकेशन बदली क्यों गई और जवाब देने से सरकार क्यों बच रही है। যে ধর্মের ব্যাপারই হোক না কেন, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, জৈন হোক, পারসিক হোক, হ্যাঁ আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। ममता बनर्जी ने माहौल बदलने के लिए हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आई, दुर्गा आंगन फाइलों में कैद कर दिया गया। आज हाल ये है कि दुर्गा आंगन अधूरा है, सरकार कटघरे में है और ममता बनर्जी फिर उसी सवाल से घिरी हैं। क्या बंगाल में फैसले आस्था से नहीं बल्कि वोट बैंक से तय होते हैं? नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 21 जुलाई दुर्गा आंगन बनाने का जो घोषणा ममता बनर्जी ने की थी, वो असल में उनकी वोट बैंक की राजनीति थी। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, टीडी न्यूज, कलकत्ता। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टींटोस मसाला। मसाले सच MDH। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। खास तौर पर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोहरे के चलते दृश्यता बहुत कम हो गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम है और इस रॉकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। पिनाका LRGR-120 को DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है और इसमें पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल डिजाइन और विकास सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा और उन्होंने इसे एक गेम चेंजर बताया। 30 दिसंबर 2016 वो दिन जब डिजिटल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बीज बोया जो आज वट वृक्ष बन चुका है। 135 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ भीम ऐप आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बन चुका है। भीम ऐप ने 1 दशक का सफर पूरा कर लिया है और जिसमें कई ऐतिहासिक पल भी आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति आज दुनिया में भारत की नई पहचान बन चुका है। यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता इसकी एक बानगी भर हैं। इस सफर में भीम ऐप की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2016 में लॉन्च होने के बाद आज गूगल प्ले स्टोर पर भीम ऐप के 10 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड्स हैं, जो इसकी लोकप्रियता की गवाही दे रहे हैं। पूरे भारत में यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भीम ऐप का इस्तेमाल करता है। यह ऐप अब 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बढ़ी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों भीम ऐप इतना खास है। तेजी से ट्रांसफर यानी पैसे तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मल्टी बैंक लिंकेज 680 से भी अधिक बैंकों को जोड़ सकते हैं, जिससे लोग आसानी से भुगतान कर सकते हैं। सुरक्षा, इसमें 3 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाती है। ऑफलाइन सुविधा, इंटरनेट ना होने पर भी *99# डायल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। QR कोड, दुकानदारों को भुगतान करने के लिए स्कैन एंड पे की सुविधा उपलब्ध है। भीम ऐप आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया की पहचान बन चुका है। ऑफलाइन सुविधा यानी बिना इंटरनेट के भी भुगतान होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी मदद मिली, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49% है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता के पीछे भीम ऐप का रोल काफी अहम है। डिजिटल इंडिया में भीम ऐप की भूमिका, वित्तीय समावेशन यानी भीम ऐप ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जो पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे। सरल इंटरफेस और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब आसानी से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी, इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया का एक बड़ा हिस्सा कैशलेस व्यवस्था बनाना है। भीम ऐप ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े शोरूम तक डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि अब जेब से नकदी रखने की आवश्यकता कम हो गई है। लागत में कमी, नकद छापने, उसे सुरक्षित रखने और परिवहन करने में सरकार का काफी खर्च होता है। डिजिटल भुगतान को अपनाकर
देश इन खर्चों को कम कर रहा है, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। नई तकनीक हाल ही में लॉन्च हुए भीम 3.0 ने डिजिटल इंडिया को और आधुनिक बनाया है। इसमें फैमिली मोड और स्पेंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो आम नागरिक को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं। भीम ऐप केवल एक भुगतान ऐप नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसमें बैंकिंग को अंगूठे पर ला दिया गया है, जिससे देश के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका उस पर और बड़ा हमला कर सकता है। फ्लोरिडा के मार्क ए लागो स्टेट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को भी आगाह किया है कि यदि उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच बड़े स्तर पर कोई मतभेद नहीं है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इजराइल की कार्रवाइयों पर कोई चिंता नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन तेहरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल टकराव नहीं चाहता, लेकिन ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम का इरादा 5वां मैच भी जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने का होगा, तो वहीं श्रीलंका की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी। और साल 2025 भारत के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्ण अध्याय बनकर सामने आया। अयोध्या से लेकर यूनेस्को के वैश्विक मंच तक भारत की सभ्यता, आस्था और परंपराओं ने पूरी दुनिया में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। पवित्र तीर्थों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तक भारत की सांस्कृतिक शक्ति के वैश्विक उदय का साक्षी बना ये वर्ष। जुड़े जाते हैं डीडी न्यूज की संवाददाता सुयश शर्मा की 2025 की सांस्कृतिक यात्रा पर इस विशेष रिपोर्ट के साथ। हमें अनुमति दें। नमस्कार। अयोध्या से यूनेस्को तक साल 2025 भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्ण अध्याय बनकर उभरा। ये वह वर्ष रहा जब भारत की सभ्यता, आस्था और परंपराएं केवल स्मृति नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बन गई। पवित्र तीर्थों से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति को नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखा। साल 2025 की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि से हुई। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने इतिहास रच दिया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम बन गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा। आस्था, अनुशासन और परंपरा का ये संगम भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बना। पूर्वोत्तर भारत में भी सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन मिला। त्रिपुरा के 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकास किया गया। प्रसाद योजना के तहत हुए इस कार्य ने आस्था के साथ आधुनिक सुविधाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले वंदे मातरम ने भी 2025 में 150 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस वर्ष भर चले समारोह में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी और ये गीत एक जन आंदोलन बन गया। साल 2025 में संस्कृति के साथ इतिहास की वापसी भी हुई। 1027 वर्षों बाद पिपरहवा से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत लौटे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई।
साल 2025 में ज्ञान परंपरा को सहेजने के लिए ज्ञान भारतम पहल की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण है। वहीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई, जहां प्रधानमंत्री स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को एक और ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 500 वर्षों की आस्था, संघर्ष और संकल्प की पूर्णता का प्रतीक था। साल 2025 ये संदेश देकर के गया कि भारत की संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा है। अयोध्या से लेकर यूनेस्को तक एक बार फिर भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की संस्कृति की आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।